स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी का। और आप सभी का स्वागत है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है लागत की धारणाएं, यानी कि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैपिटल, लेबर, इन सभी की ज़रूरत होती है। इन सभी को जब हम क्या है यूज़ करते हैं, इन सभी को हम इनपुट कहते हैं। और इन इनपुट को जब हम क्या है यूज़ करते हैं, तो इनको यूज़ करने के लिए हमें क्या है कुछ ना कुछ जो है वो पेमेंट करना पड़ता है। और इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, उस खर्च को क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है इसमें कि जो कॉस्ट होती है वो क्या है, कई टाइप की होती है। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास दे रखी है रियल कॉस्ट है, वास्तविक लागत। और उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। तीसरा जो टाइप है वो आता है मनी कॉस्ट। फोर्थ आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि स्पष्ट लागत। और उसके बाद इम्प्लिसिट, यानी कि निहित लागत। तो ये अलग अलग टाइप की लागत जो है वो होती है। तो सभी के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल कॉस्ट, यानी कि वास्तविक लागत। तो डॉक्टर मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। और वास्तविक लागत वो होती है कि जब हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, तो उसका प्रोडक्शन करने में जो हम मेहनत करते हैं, जो पसीना, जो तकलीफ़ हमें होती है, या जो दुख या कष्ट, परेशानी वगैरह जो उठानी पड़ती है उस काम को करने के लिए, मतलब जब कोई हार्ड वर्क करते हैं तो, या कोई अदर सॉफ्ट वर्क भी करें तो उसमें भी क्या है, कोई मानसिक परेशानी अगर हमें उठानी पड़े, तो जो तकलीफ परेशानी जो उठानी पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, रियल कॉस्ट, यानी कि वास्तविक लागत कहा जाता है। तो वास्तविक लागत में हम ये भी कह सकते हैं कि जो किसान है, वो किसान जो है वो अपने खेत में जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है, तो उस समय जो भी उसको क्या है तकलीफ़ उठानी पड़ती है, या जो भी वो क्या है परिश्रम करना पड़ता है कुछ घंटे, तो उसको क्या कहते हैं, हम वास्तविक लागत कहते हैं। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी सीमांत अवसर लागत के बारे में। अवसर लागत का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी एक अवसर को हम चूज़ करते हैं, किसी एक अपॉर्चुनिटी को हम चूज़ करते हैं, तो बदले में हमें कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो छोड़नी पड़ती है। मतलब कि हमारे पास क्या है, कोई काम जो है उसके करने के अनेक सारे अवसर, अनेक सारे विकल्प जो हैं वो मौजूद होते हैं। उनमें से हम किसी एक का चुनाव करके, और उसके बाद क्या है सबसे बेस्ट जो नेक्स्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो सिलेक्ट किया गया है उसकी अवसर लागत क्या होगी, जो छोड़ा गया है वो। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो +2 की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, +2 क्लास कंप्लीट करने के बाद आपके पास जैसे 3 ऑप्शन हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो उसमें क्या है, मान लो आप सभी को अलग अलग सैलरी जो है वो मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या है, मान लो 10,000 रुपये मिलते हैं। प्राइवेट जॉब में आपको क्या है, मान लो 5,000 रुपये मिलते हैं। और खुद के बिज़नेस में आपको मान लो 12,000 रुपये मिलते हैं। तो आपने कौन सा चूज़ किया, मान लो खुद का बिजनेस है। इसके बदले में आपने 2 छोड़े वैसे, लेकिन क्या है, अगर हम बात करें कि नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था, तो नेक्स्ट बेस्ट था मान लो गवर्नमेंट जॉब। तो आपने जो इसमें विकल्प छोड़ा नेक्स्ट बेस्ट, तो वो क्या है, अवसर लागत है किसकी, जो सिलेक्ट किया गया है वो। सिलेक्ट कौन सा किया गया है, खुद का बिजनेस करना, जिसमें आप 12,000 रुपये अर्न करोगे, जिसके बदले में आपने गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन जो है वो छोड़ दिया, जिसमें आपको क्या है 10,000 रुपये क्या है मिल रहे थे। तो 12,000 रुपये की अवसर लागत जो है वो क्या होगी, 12,000 रुपये की अवसर लागत होगी 10,000 रुपये। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट वो आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे साधन जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। कई बार हमें कुछ रिसोर्स जो है वो बाहर से हमें क्या है हायर करने पड़ते हैं। और जब हम क्या है ये रिसोर्सेज बाहर से हायर करते हैं और उनके बदले में क्या है कुछ ना कुछ हम पेमेंट करते हैं, जैसे मान लो कोई मशीन किराए पर ली और उसके बदले में क्या है किराया दिया, तो ये जो कॉस्ट आती है इसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि स्पष्ट लागत कहा जाता है। यानी कि
कोई भी रिसोर्स को खरीदने पर या किराए पर लेने पर क्या है, दूसरे व्यक्तियों को जो भुगतान किया जाता है, बाहर के व्यक्तियों को, उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि निहित लागत। निहित लागत का क्या मतलब है? निहित लागत एक तरह की अवसर लागत ही है। और ये किस चीज़ की अवसर लागत है? ये खुद के संसाधनों की अवसर लागत है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मेरे को क्या है, उस कंपनी से क्या है 15,000 रुपये क्या है सैलरी मिलती है। अब मैंने क्या किया, उस कंपनी को छोड़ करके और मैंने क्या है खुद का बिज़नेस जो है वो शुरू कर लिया और अब मैं क्या है खुद के बिज़नेस में काम करता हूँ। तो मेरे को उस कंपनी से जो 15,000 रुपये मिल रहे थे अब वो मिलने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मेरे बिज़नेस में काम करना, ठीक है, उसकी अवसर लागत क्या होगी कि जो मैंने 15,000 रुपये छोड़ दिए वो। तो ऐसी अवसर लागत को क्या कहा जाता है, निहित लागत, यानी कि खुद के संसाधनों की अवसर लागत को ही क्या कहा जाता है, निहित लागत। ऐसे संसाधन जिसमें मालिकाना हक हमारा है, जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग है खुद की, उस बिल्डिंग को हम किराए पर देते हैं, तो उसको किराए पर देने पर मान लो 5,000 रुपये हमें किराया मिलता है, लेकिन अब हम क्या है उसको किराए पर ना दे करके खुद के बिजनेस में अगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है हमें वो किराया जो है वो प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर खुद के बिजनेस में उस बिल्डिंग को यूज़ करने की अवसर लागत क्या होगी, 5,000 रुपये जो होगी अवसर लागत होगी। उसके बाद हमारे पास आता है मनी कॉस्ट यानी कि मौद्रिक लागत है। ऐसी सभी लागतें जिसका भुगतान हम मुद्रा के रूप में करते हैं, मनी के रूप में करते हैं, ऐसी लागत को, ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है, मनी कॉस्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इसमें बताया है कि मान लीजिए हम क्या है 500 कॉपियों का प्रोडक्शन करते हैं, जिस पे 2,000 रुपये क्या है हमारे क्या है नगद जो है वो खर्च जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर 2,000 रुपये क्या है मौद्रिक लागत है 500 कापियों की। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, कौन कौन से खर्चे शामिल किए जाते हैं? इसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो हमने खरीदा है उसका प्राइस है, इंटरेस्ट है, ठीक है, रेंट है, वेजीज है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो खर्चे आते हैं वो है, डेप्रिसिएशन है। उसके बाद क्या है एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे आते हैं, बीमा के, पैकिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, और अदर क्या है जर्नल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं, और जनरल प्रॉफिट जो है वो भी शामिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो खर्चे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मनी कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इनका भुगतान जो है वो मनी के रूप में करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आता है हमारा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट हैं, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल लागत के बारे में, कि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए टोटल जो हम खर्चा करते हैं, टोटल जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, धन जो है वो खर्च करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल किया था कि 500 कॉपी का प्रोडक्शन करने के लिए 2,000 रुपये खर्चा किया गया, तो कुल लागत जो है वो कितनी आएगी, 2,000 रुपये आएगी। कुल लागत में 2 तरह की जो कॉस्ट है उसको शामिल किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रिसोर्सेज पे आती है, ठीक है, और वेरिएबल जो क्या है बदलती रहती है। तो फिक्स पे कौन सी होती है, जैसे हमने क्या है एक चौकीदार रखा हुआ है, तो प्रोडक्शन करें ना करें, ठीक है, इस चौकीदार को हमें क्या है पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर मान लो प्रोडक्शन बंद पड़ा है तो भी हम चौकीदार को पेमेंट करेंगे। इसी तरह से बिजली का खर्चा जो आ रहा है वो भी क्या है इसमें शामिल किया जाता है। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट वो होती है जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे तो भी आएगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी आएगी। और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे कच्चा माल खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना। तो रॉ मटेरियल कब खरीदेंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है फिक्स कॉस्ट को, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी क्या है कहते हैं, और इसके अलावा बंदी लागत या पूरक लागतें भी क्या है कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ़िक्स कॉस्ट वो होती है जो बंदी होती है, बिजनेस में फ़िक्स होती है, वो प्रोडक्शन करने और ना करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, यानी कि ज़ीरो प्रोडक्शन करेंगे तो भी क्या है ये आएगी, और अगर क्या है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो ही क्या है ये उतनी ही आएगी। मतलब प्रोडक्शन के साथ कोई संबंध इसका नहीं होता। जैसे कि चौकीदार को किया गया भुगतान, तो चौकीदार अगर हम 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने क्या है बिजनेस को बंद रखें तो भी हम क्या है उस चौकीदार को क्या है पेमेंट करेंगे। तो ऐसे खर्चे को हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें बताया गया है, देखो यहाँ पर किराया देना, फिक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना,
ठीक है, या फिर हमने क्या है कोई लोन ले रखा है उसके ऊपर ब्याज देना, लाइसेंस फीस देना, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं फिक्स कॉस्ट के। अब हमारे यहाँ पर क्या है एक टेबल बता रखी है फिक्स कॉस्ट की। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो है वो बताई गई है 0, 1, 2, 3, 4 और 6 तक बताई हुई है। 0 प्रोडक्शन करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 10 आएगी, और 6 का करेंगे तो भी कितनी आएगी 10 आएगी। मतलब हर लेवल पे ये कितनी आ रही है 10 आ रही है। मतलब ये क्या रहती है कांस्टेंट होती है। ये नीचे क्या है एक डायग्राम, ये सारे डायग्राम अच्छे से करने हैं क्योंकि आगे आने वाले 2-3 चैप्टर में आपके ये डायग्राम यूज़ होंगे। ओ वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है टोटल फिक्स कॉस्ट को दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया गया है उत्पादन यानी कि आउटपुट को दिखाया गया है। तो उत्पादन 0 करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 10 आ रही है। 1, 2, 3, 4 कितना मर्जी कर लो प्रोडक्शन, तो ये क्या आएगी 10 ही आएगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है किसके ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसके समानांतर होती है, और ये क्या रहती है बिल्कुल फिक्स रहती है। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं या परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं। ऐसी लागत जो क्या है उत्पादन से संबंधित होती है उसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा लागत में परिवर्तन आएगा, प्रोडक्शन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो लागत में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है वेरिएबल कॉस्ट का क्या है टेबल बना रखी है, तो वो उत्पादन दिखा रखा है यहाँ पर, और इधर क्या है वेरिएबल कॉस्ट दिखा रखी है। पर एक चीज़ का आपने क्या है ध्यान रखना है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कर्मचारी जो हैं श्रमिक हैं उनको हम भुगतान जो कर रहे हैं वो क्या है वेरिएबल फैक्टर हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि अल्पकाल में प्रोडक्शन के कुछ रिसोर्स क्या होते हैं फिक्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का हम यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर को हम क्या है परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन फिक्स फैक्टर को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जब शुरू में हम क्या है फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। तो उत्पादन जब बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा तो यहाँ पर जो लागत है वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी, लेकिन क्या है घटती हुई दर से। मतलब उत्पादन जब बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो हमारे लिए फायदे की बात है, इसलिए क्या है लागत क्या आती है कम आती है। तो ए बिंदु तक क्या होता है लागत बढ़ती तो है लेकिन हर बार पहले की तुलना में कम बढ़ती है। जैसे यहाँ पर कितनी बड़ी 10, अगली बार कितनी बड़ी 8, अगली बार कितनी बड़ी 6, मतलब बढ़ रही है लेकिन हर बार क्या है पहले से कुछ कम बढ़ रही है। फिर हमने वहाँ पर बात की थी पिछले चैप्टर में कि उसके बाद जब हम रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन जो है टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है किस रेट से बढ़ता है घटती हुई दर से बढ़ता है। तो घटती हुई दर से बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा क्या होगा कम होगा, लागत क्या आएगी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर ए बिंदु के बाद क्या हो जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ तो पहले ही रही है लेकिन ए बिंदु से पहले ए पॉइंट से पहले क्या हो रहा है वो बढ़ रही है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही है, और ए के बाद को किस दर से बढ़ती है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। तो ये होती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो शुरू में क्या होती है घटती दर से बढ़ती है ए पॉइंट तक, और ए पॉइंट के बाद किस दर से बढ़ती है बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। तो यहाँ तक आपने इसको करना है, और ये दोनों डायग्राम टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या है आपने बना करके देखने हैं, अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पर इसकी शेप जो है उसमें आपका फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो आप सभी इसका जो डायग्राम है वो क्या है बना करके क्या है मेरे पास इसकी पिक जो है वो सेंड करोगे, इस डायग्राम की पिक। तो इसकी शेप जो है वो ध्यान रखनी है। यहाँ देखो इसकी शेप जो है वो क्या है इस तरह से मुड़ी हुई शेप है, ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आगे नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ए बिंदु तक है ये, और ए बिंदु तक हम क्या कहेंगे कि ये किस दर से बढ़ रही है घटती दर से बढ़ रही है। ए बिंदु के बाद देखो ऊपर की तरफ जानी शुरू होगी ऐसे, इसकी शेप ऐसे हो गई है। पहले शेप जो है वो इस तरह से है इसकी। तो यहाँ पर तो क्या है बढ़ती दर से बढ़ रही है, यहाँ पर घटती दर से बढ़ रही है। ओके, थैंक यू सभी को।